Today we can claim that under CPEC, more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will economic cooperation, and we will undertake second phase of CPEC under a new model. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज CPEC के मसूबे को 10 साल पूरे हो चुके हैं और आज 10 साल तकरीबात थी इस्लामाबाद में, जिसके लिए चाइना के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजिट पे हैं और आज बड़ा अच्छा फंक्शन इस्लामाबाद के अंदर हुआ। लेकिन इस फंक्शन से 2 दिन पहले बाजोड़ में GUIF के वर्कर्स के ऊपर जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, वहां पे एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 54 लोग शहीद हो गए जबकि 90 जख्मी हैं और इन जख्मियों में से 15 शदीद जख्मी हैं और उनकी सेहत के लिए पूरा मुल्क दुआ कर रहा है। अब सवाल यह है कि एक साइड पे इस किस्म के धमाके हो रहे हैं और दूसरी साइड पे हम 10 साल जश्न भी मना रहे हैं और ये अब तक का डाटा यही कहता है कि जब भी CPEC एक्टिव होता है पाकिस्तान के अंदर तो इस किस्म के खुदकुश हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक सिग्नल दिया जाता है चाइना को हर तरफ से कि आप पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट ना करें। ये सिग्नल कौन दे रहा है और क्या ये तरक्की पाकिस्तान के अंदर इन सिग्नल्स की वजह से रुक जाएगी या नहीं रुकेगी, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करते हुए इसी तकरीब से यह भी अंदिया दिया कि जो साबिक हुकूमत थी उसकी गलतियों की वजह से CPEC बहुत स्लो डाउन हुआ और आज तक जो पाकिस्तान ने अचीव करना था वो हम नहीं कर सके। तो अब हर जगह पे हम पिछली हुकूमतों का जिक्र क्यों करते हैं, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में वो भी डिस्कस करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने तोशाखाना के केस में अपना बयान जमा करवाना था, वो अदालत में तलब उनको किया गया था, लेकिन वो सेशन कोर्ट में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और वहां पे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस केस को फौरी तौर पर रोका जाए। तो ये केस इतना अहम क्यों है जिसमें इमरान खान साहब सेशन जज के सामने पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि कल भी हेयरिंग है और कल भी उन्हें इन पर्सन तलब किया गया और जो मेरी इतलात है कि कल भी इमरान खान साहब वहां नहीं जाएंगे। तो बड़े बड़े केसेस अगर वो भुगत रहे हैं तो ये छोटा सा केस जो है इसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और अतर काज़मी साहब, तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। ये फरमाइएगा अफनान साहब कि ये वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी उसमें इमरान खान साहब के दौर का हवाला दिया गया था कि उनके दौर में ये CPEC जो है वो स्लो डाउन हो गया था। तो आप ये हमेशा पिछली हुकूमतों के कपड़े क्यों गंदे खोल कर रख देते हैं, आप आगे बढ़ें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि हम चाइना से दोबारा अपना जो ख़राब हुआ हुआ मामला था उसको अस्वार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गलतियां तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना। और जिन्होंने ये काम किया अगर हम उनको नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है जो जिन्होंने पैसा लगाना है उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हमें कल को दोबारा कोई मसला ना हो। तो वो 8 दिन आपकी हुकूमत रह गई है, गवर्नमेंट चली जाएगी और उसके बाद अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो फिर वही सिलसिला होगा। देखिए अब वो तो पाकिस्तान के अवाम ने डिसाइड करना है कि किसकी हुकूमत आएगी किसकी नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने का कोई चांस है, मतलब बहुत कम चांस। तो अगली हुकूमत भी दोबारा आप ही की होगी फिर? अगली हुकूमत जो है वो जिसको भी मुस्लिम जो पाकिस्तान के अवाम वोट देंगे, लेकिन लग यही रहा है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। अब बात यह है कि जो CPEC है उसके अंदर पिछले 1 साल में, आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 5063 मेगावाट हमने 1 साल में ऐड किया, जिसमें थर का जो है वो है, फिर ये सूखी किनारी डैम है, फिर और इस तरह के हमने 1 साल में 5063 मेगावाट ऐड किए। तो बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट थे, कोई मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट तो नहीं थे ना। ये इन्होंने अगर किसी ने उसको सैबोटाज किया, मिसाल के तौर पे गवादर एयरपोर्ट जो है वो बनने के करीब है, बहुत अरसा इस तरह हुआ है महीनों कि उसका इक्विपमेंट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा था, हालांकि वो डोनेटेड है, हमें चाइना ने डोनेट किया और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट होगा वो, मगर नहीं है जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है उसकी इनॉग्रेशन नहीं कर रहा। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं इस तरह के काम हुए हैं। गवादर में पूरे के पूरे चाइनीज ने वाली बात खुद बोली कि ये हम कह रहे हैं पैसा भी ले लो, ये भी कर लो, हम करने के लिए तैयार है, वो नहीं कर रहे। तो ये देखे ना, ये जाती है। तो आपका ख्याल ये है कि खान साहब के दौर में पाकिस्तान को जानबूझ के गैर तरक्की पसंद रखा जा रहा था? नहीं, वो उनका फार्मूला ये था, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो CPEC को सैबोटाज कर रहे थे
किसी के कहने के ऊपर। मैं किसके कहने पे? वो उनके वो प्रो वेस्टर्न क्या कहते हैं, एक लॉबी। लेकिन वहां चले वेस्ट के साथ तो फिर ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ना, उनके साथ भी ताल्लुकात। वो तो इसलिए क्योंकि वो जो कल्ट फॉलोइंग, जो कल्ट लीडर होता है वर्ल्ड में, सबके साथ अपने ताल्लुकात खराब कर देता है, क्योंकि उसको अपनी वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट होता है, तो वो अपने अलावा बाकी किसी चीज को उसकी परवाह ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, या कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं हूँ। ये माइंड सेट आप देखें ना, ये आपकी उसकी रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है कि खाली ये नहीं कि चाइना, बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया और से भी क्या एक SIFC के थ्रू पैसा आएगा, फिर चाइना का आएगा, और फिर हम देखें एक मॉडल है जो कि दुनिया में आजमाया हुआ है, जो कि चाइनीज मॉडल है। वो ये है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, या कहते हैं आप अपने मामला करें, वो हो सकते हैं। उसके अंदर आपने यहाँ पे स्टेट्स लगानी है जो ऑलरेडी बन रही थी हमारे दौर में, कुछ बन चुकी है, बल्कि उधर चाइनीज अपने आगे इंडस्ट्री लगाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारा फॉरेन जो एक्सचेंज का इशू है, जो बार बार एक मुसीबत में फंसते, फिर IMF के पास जाके मिन्नतें करो, कभी किसी की मिन्नतें करो, $1 बिलियन के लिए आप भीख मांग रहे होते, वो वाला मामला रुकेगा। तो वो उसके लिए सेकंड फेज CPEC का बहुत ज्यादा अहम है। और हमने चाइना के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं, हमारा वो बहुत एक मुश्किल वक्तों का साथी है, जिसने हमेशा कभी इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त और चाइना ने हमारी मदद ना की हो। तो हमें जो है वो उस रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली आगे लेके चल रहे हैं, और हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। नासिर भाई, ये फरमाइए, ये जो JUI के फंक्शन के ऊपर, उनके वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर जो हमला हुआ है, बहुत खौफनाक है। अब देखें इलेक्शन की तरफ भी जाना है और बड़ी सियासी जमात है, और देखें उसमें 54 लोग शहीद हो गए हैं, 90 जख्मी है, बड़े खौफनाक तरीके से जख्मी है। और यही अगर ट्रेंड चलना शुरू हो गया तो फिर ये इलेक्शन का क्या बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, आज पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा इस पे काफ़ी गुफ्तगू भी हुई है, और इज़हार अफसोस जो है हम सब ने किया इस पे, जो ये वाक़या JUI का कल पेश आया, जो हादसा हुआ, जो दहशतगर्दी का, ये एक दोबारा एक खौफनाक जो कल हमला हुआ। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ जितना पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं और जितनी शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं इस खत्ते में अमन लाने के लिए, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जितना भी इस पे फोकस किया गया, तवज्जो दी गई, बहुत मेहनत हुई कि पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में किरदार अदा करें। लेकिन हमारे दुश्मन अनासिर ऐसे हैं बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान को खुशहाल तरक्की और अमन के रास्ते में चलता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो CPEC की बात अभी कही है सेनेटर अफनान ने, ये एक ऐसा पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी का रास्ता है। इसमें पाकिस्तान के लिए तिजारत का रास्ता है, इसमें ट्रेड का रास्ता है, जो हम दुनिया को कहते हैं कि वी वांट ट्रेड नॉट एड। उसका कॉन्सेप्ट जो आसिफ अली जरदारी साहब लेकर आए, और CPEC को, जो कि CPEC ब्रेन चाइल्ड जिसे कहा जाता है कि जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच है ये CPEC, तो उस CPEC को ये दुरुस्त है कि 3.5 साल की पिछली हुकूमत ने इसको हॉल्ट पे रखा, इस पे पेशरफ्त नहीं होने दी, और जिसका नुकसान जो है वो हमें ये उठाना पड़ा कि आज आप देखें कि मुल्क को जो माशी सूरत हाल से 2-4 हम हो रहे हैं, इस बात को भी यकीन माइंड में रखा, माइंडफुली अगर हम सोचें कि हमारे हर मुश्किल हालात के अंदर चाइना जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह सामने बढ़ के आता है। लेकिन हम कब तक इमदाद की तरफ जाएंगे, हम कब तक मदद के लिए जाएंगे? हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाने के लिए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर CPEC से जो फायदा हासिल हो रहा है उसमें हमें तेजी लाना जरूरी है। इससे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा, हमारी इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हैं उन्हें इस चीज का अंदाजा है कि पाकिस्तान को देरपा पॉलिसीज की जरूरत है। हम ये 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, हमें 50 साल की विजन के साथ आगे बढ़ना विजन लॉक करना पड़ेगा ना जी। बगैर लॉक किए हुए जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो उसके बाद नया इलेक्शन आ जाएगा, फिर नई गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर वो सारे पुरानी तख्तियां उखाड़ के नए सिरे से काम शुरू कर देते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की फिर हम बात करते हैं ना, इसीलिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चार्टर, इसीलिए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं कि वो बात जो भी आए जाए, जो बिल आप पास करवाना चाहें वो आप कर लेते होते हैं, लेकिन ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सका पिछले वैसे सवा साल में। एक बात मैं एक बात बस ये ऐड कर दूंगा, देखें जब CPEC हुआ तो पीपल्स पार्टी कंप्लीटली ऑन बोर्ड थी, सिंध गवर्नमेंट फुली ऑन बोर्ड थी, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे प्रोजेक्ट सिंध में थे। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन थी। मसला तो ये आया जब ये अनोखा लाडला आ गया बीच में, तो इसने आगे सबको गालियां देनी शुरू कर दी। वैसे काफी साहब ये सारे मामले जो हैं ये इमरान खान साहब के ऊपर क्यों डाल देते हैं वैसे सब लोग?
जी बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो दोनों मेरे काबिल एहतराम दोस्तों ने बातें की, ये फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मैं इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ। अच्छा जी। जो चाइनीज कौंसल जर्नल है उसका बयान रिकॉर्ड पे है, जो कराची के अंदर चाइनीज कौंसल जनरल, उन्होंने कहा कि कतन ये रूमर्स दुरुस्त नहीं, उन्होंने इसको टर्म किया बेसलेस। जो ये कहते हैं कि जी सी पैक रुक गया, होल्ट हो गया, इस बेसलेस। उन्होंने कहा वी स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19। कुछ चीजों में आपको पता है कि 2 साल कोरोना रहा और पूरी दुनिया बंद रही, और चाइना जिस तरीके से बंद रहा वो पूरी दुनिया को पता है। और उस 2 साल के उस अरसे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर 6 प्लस तकरीबन अरब रुपए इजाफा हुआ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, सॉरी अरब डॉलर, 6 प्लस बिलियन डॉलर का आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ जो तजर्बाकार हैं, जो अहल हैं, जिन्होंने आके चीजों को बेहतर करना था, जिन्होंने आके सी पैक को जनाब टर्बो इंजन लगा दिया, 7 अरब डॉलर तो आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में कमी हुई है सिर्फ 1 साल में। देखिए ये वो फिगर्स हैं जो मैं घर से बना के नहीं लेके आ रहा, ये इस हुकूमत के अपने फिगर्स हैं, अपने फिगर्स हैं। तो अब ये दावा करना कि जी उनके दौर में कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन फैक्ट ये है कि उनके दौर में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई, ठीक है, उनके दौर के अंदर रेमिटेंसेस इंक्रीज हुई। फैक्ट ये है कि आपके दौर में एक्सपोर्ट और जो रेमिटेंसेस है 7 अरब डॉलर, 3 अरब के लिए हमने कौन कौन से पापड़ बेले, और हमने 7 अरब जो है वो इंक्रीज। अभी तक इंपोर्ट्स बंद हैं। आज वैसे गवर्नर स्टेटमेंट ने कहा कि खुली हुई है, लोग कहते हैं कहां खुली हुई है? एलसी नहीं खुल रही है आपकी जी, बहुत सारे कितने तो 1000 कंटेनर्स आपके पड़े हुए, वो सब कुछ है। पर मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कसूर इस हुकूमत का, लेकिन वैसे इनका एक कमाल है कि डिफॉल्ट से बचा लिया इन्होंने पाकिस्तान को। सब कह रहे थे डिफॉल्ट हो जाएगा, और बल्कि खान साहब तो बार बार कह रहे थे कि डिफॉल्ट हो गया पाकिस्तान। ये देखें, ये जावेद चौधरी साहब वही बात है कि सीढ़ी लगी हो दीवार के ऊपर, लोग कह रहे हो कि अगर आप सीढ़ी इस्तेमाल करेंगे तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे, वरना कहे नहीं मैं पहले इधर से जाऊंगा, मैं पहले उधर से जाऊंगा, मैं गड़ा खोदूंगा, मैं नीचे से सुरंग से जाऊंगा, आखिर में सीढ़ी चढ़ के ऊपर कह देखें जी मैं कमाल है, मैं ऊपर पहुंच गया। भाई डिफॉल्ट से तो बचना था। मिफ्ता ने तो आपको 6 महीने पहले कह दिया था कि एक आप शर्त मान लें तो आप डिफॉल्ट से बच जाएंगे। इन्होंने मनोवान एक शर्त मानी है, पर सिर्फ ये किया है कि उस अरसे के दौरान रुपए की वैल्यू कम हो गई, हमारी इकोनॉमी इस नहज पे आ गई। या तो होता ना कि अपनी शराइत मनवा के ये कहते कि अब हमने प्रोग्राम लिया, फिर तो ठीक है। इन्होंने तो आखिरी मौके तक पार्लियामेंटेरियंस की हज वाली फ्लाइट भी रोक के रखी कि फिर कानून साजी करनी है बजट आने के बाद, इसलिए कि IMF ने नई शराइत रख दी है। तो वो तो है, वो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो इन्होंने किया? बता दें कि ये शराइत इन्होंने मनवाई, कोई भी शराइत तो नहीं, सारी शराइत। वैसे मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले सर अफनान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि दादोशुमार तो उनके ठीक है, वैसे दादोशुमार के अंदर गड़बड़ नहीं है। जो आप थोड़ी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, वैसे जो अतर काजवी साहब ने जो दादोशुमार दिए हैं वो दुरुस्त हैं। पाकिस्तान की रिमिटेंस में इजाफा हुआ था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी और ग्रोथ भी बढ़ी थी, तकरीबन मेरा ख्याल 6 को क्रॉस कर गई थी ऑलमोस्ट जो है। और जब आप आए तो हर चीज बंद होगी पाकिस्तान में, और अब आप क्रेडिट भी ले रहे हैं उसका। देखिए बात यह है कि अगर अदादोशुमार फिर पूरे हमें देखने पड़ेंगे ना, 1 साल की अदादोशुमार से आप नहीं क्या कहते हैं मामलात को जज कर सकते। बात यह है कि PTI के दौर के 4 साल की एवरेज ग्रोथ रेट निकालें क्या है, और हमारे 5 साल 2013 की एवरेज ग्रोथ रेट। पुरानी बात नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। अब मुझे 1.25 साल हो गया ना, नहीं इसके साथ नहीं, इनका टेन्योर हमारे टेन्योर के साथ कंपेयर होगा ना। अभी आप इस पर है, हमारे टेन्योर की एवरेज ग्रोथ रेट 4.5% है, इनके टेन्योर की एवरेज ग्रोथ रेट 2% है। ये आप निकाल के देखेंगे, हमेशा आखिरी साल में क्लेम करती गवर्नमेंट। आपका भी ये जो 5.8 आया था आखिरी साल में आया था, लेकिन हम उससे पहले 5 देख लें आप, उसे पिछले साल ही हम 5 पे थे, उससे पिछले साल हम 4.5 पे थे। मैं ये कह रहा हूँ ना, एवरेज ग्रोथ रेट आप फिर निकालें। एक्चुअल बात ये है। फिर दूसरी बात क्या है कि इनके दौर में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स भी थी, ये भी बताए ना आप, साथ पूरी कहानी। और जितना बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस ये लोग छोड़ के गए, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। तो आप $7 बिलियन आपने बढ़ाए और $20 बिलियन आपने बाहर निकाल दिए मुल्क से, तो फायदा क्या हुआ? एंड में आप बैक टू स्क्वायर 1 हो गया ना। और बात ये खाली ये नहीं है, चाइनीज की एक वीडियो है जो मैं इनको भेज दूंगा, इन्होंने मेरे ख्याल नहीं देखी होगी जब ये बात कर रहे हैं, जिसपे गवादर में वो खड़ा होकर कह रहा है कि हमने प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दिए, हमने सब कुछ काम एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, मगर 4 साल से हमारे प्रोजेक्ट रोके हुए। ये इसकी वीडियो मौजूद है, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा बात। फिर आप मुझे एक बात बताएं कि क्या वजह है कि बहुत सारे बने हुए प्रोजेक्ट जो है आप उनको इनॉग्रेट नहीं कर रहे थे? क्या वजह है? आप उसी को वजह होगी ना। ये जो है, ये जो कुन्नड़ डैम था, ये क्यों आप नहीं करते ना?
थर कोल को आपने रोका हुआ था, ठीक है। ये जो गवादर एयरपोर्ट है, ये आप क्यों नहीं, ये इवन ये जो मेट्रो बनी हुई थी, आपको पता है, आप इस्लामाबाद हाँ, के रहते हो, बनी हुई मेट्रो आप इनॉग्रेट नहीं कर रहे, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट तक जाके। इस्लामाबाद से एयरपोर्ट वाली। तो बात ये है कि ये जो है आपको फिर पूरा का पूरा उसको देखना वैसे अतर पड़ेगा। कादरी साहब ये फिर- ब्रेक तो लगी थी, मतलब मुराद सईद साहब देखें वो मवासलात मैं के एक बात वजीर ऐड कर थे, दूं। 4 साल चाइना ने उनको विजिट नहीं करने मैं दिया। उसकी वजह क्या है, सुन ले, मैं इन्होंने बदतमीजी की एक मीटिंग के अंदर चाइनीज के साथ, हैं? और उन्होंने खड़े हो और निकलो यहाँ से। वजह यही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे तो सेबोटाज नहीं हुआ ना। जो बंदा उस मीटिंग में मौजूद था वो मेरा जानने वाला है, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, उसने मुझे कहा कि खुद मेरे सामने ये वाकया हुआ है, किसने चाइनीज को कहा कि खड़े हो और यहाँ से बाहर निकलो, मैं स्मेल आ रही है तुम्हारे पास। हैं? ये इन्होंने बात की वहां पे, और पाबंदी है, मुराद सईद नहीं जा सकता चाइना, इमरान खान को कितना मर्जी पसंद हो, ठीक है। लेकिन ये बात हकीकत है जो मैंने आपको बताया। यानी आज भी नहीं जा सकता, आज तो हर कहीं भी नहीं जा आज सकता। तो ऐसे कहीं भी नहीं जाते, लेकिन उस वक्त भी नहीं जा सकते थे जब सब कुछ ठीक था। ठीक है। वैसे ये अतर कादरी साहब कुछ चीजें वैसे फैक्चुअल हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि सी पैक वैसे स्लो डाउन हुआ था और खौफनाक हद तक हुआ था, और मुराद सईद साहब जो थे उनको वैसे चाइनीज की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इसको हटाएं। इवन अफवाज पाकिस्तान भी जो एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि उनको हटा के किसी और शख्स को लगाया जाए ताकि सी पैक जो एक्टिव हो, क्योंकि उनकी वजह से ब्लॉकेज बहुत बड़ी आ गई थी। देखिए, कुछ हो सकता है अंदर कोई ऐसी बात हो, जिस तरह आपने कहा कि किसी स्पेसिफिक वजीर के हवाले से कोई मसला हो सकता है, मुझे उस हद तक तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मैंने अर्ज की थी वो चाइना के कौंसल जनरल है, और ये खबर सामने है, आप कोई भी गूगल करेगा उसको फौरन मिल जाएगा। 2 मौकों के ऊपर चाइनीज ने इसको वेहमेंटली डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ये कोई खान साहब या नून लीग या पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात नहीं, ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम के ताल्लुकात हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है सी पैक, ये किसी हुकूमत का नहीं, ऑल्दो जो भी हुकूमत इसको लेके आई हो, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। इसमें सब पे, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, मेरे ख्याल में इस पे सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय हमें जो मुल्की मफाद है उसको सामने रखते हुए चीजों को लेके जाना चाहिए। अगर इसमें मुराद सईद साहब ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी भी वो भी काबिल मुजम्मत है। अगर कोई और मौजूद शख्सियत ऐसी कोई बात करती है तो वो भी दुरुस्त नहीं। मैं एक बात ऐड कर दूं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने कहा कि सीपैक के अंदर करप्शन हुई है, और इन्होंने कहा उन्होंने कहा था कि सड़कें महंगी बनाई थी और मैंने वो सड़क कम बनाई, उसमें कम पैसों में। वो भी झूठ था, कहते हैं उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं ना। हम जो शुरू करके कहते हैं वो प्रोजेक्ट इनसे कंप्लीट ही नहीं हुए, तो वो तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर की रोड बना के कहेंगे जी मैंने बड़ा तीर मारा था। बात ये है कि ऑन रिकॉर्ड जब ये लोग चाइना गए, इन्होंने जाके वहां पे भी ये कहा, तो उन्होंने कहा बीजिंग में एक अदालत है, आप वहां से कांटेक्ट कर ले, जो भी आपने करना है। भाई बात ये है कि जिससे आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है ना, उससे आप जाके बदतमीजियां नहीं करते। आपने आपको बुनियादी डिप्लोमेटिक जो आपके एथिक्स हैं वही आपके अंदर नहीं है। अच्छा, वैसे और आप एससीओ के समिट में आप देखें, इनकी वीडियो मौजूद है, ये सारे खड़े हुए हैं, नवाब साहब बैठे हैं। अच्छा, जो भी हुकूमत है ना, बादशाह, सऊदी बादशाह से ऑन द रिकॉर्ड बदतमीजी की इन्होंने। ये मैं एक बात नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं है कि सारे पाकिस्तान के जो अलाए थे उनको आपने खराब कर दिया, इतने आप बेवकूफ थे। नहीं, वो स्टार है ना, देखिए स्टार। अच्छा, ये जो सी पैक के मामलात है ना, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। जो इसकी तफसीलात हैं, हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि चाइना ने इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, उसमें कितने कर्जे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी एड है, ये एक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। वैसे तो पिछले 4 साल में हो जानी चाहिए थी। मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, एक और इन्होंने हरकत की कि इन्होंने जो सीपैक की डिटेल्स थी, जो बात करें, उनको उठा के अमेरिकन को दे दी। ये इन्होंने किया पीटीआई नहीं, ये तो, और ये उसके बाद से ये एक काम नहीं किया इन्होंने। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो अब लगेगा, तो फिर पता चलेगा वाकई ये कैसे हो सकता। इन्होंने डिटेल्स जो लोन लिए थे, जो सब कुछ था, वो एक जो है वो हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट था, इन्होंने उसकी डिटेल्स उठा के उधर भी दी। किसने दी है? आपको दिल है कि सुबह 201 नंबर मुकदमा दर्ज हो जाए कल सुबह। वो तो मैं ये बात बता रहा हूँ, एक्चुअली इन्होंने किया है। ये आप अगर कहेंगे तो मैं आपको आपको भेज भी देता हूँ। इन्होंने इसके पूरी न्यूज पब्लिश हुई है कि ये सीपैक की डिटेल्स जो है उठा के इन्होंने और जगहों पे शेयर की है। नाज़िम साहब, ये जो दहशतगर्दी है ना, और ये बढ़ रही है, पहले अली मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले बड़ा मार्केट में अटैक हुआ, फिर एफसी की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, और अब ये जो बाजोड़ के अंदर वाकया हुआ, ये बड़े खौफनाक वाकयात हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये इंक्रीज हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं वो, और हमें इंगेज कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? देखिए जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल सूरत हाल देखी
और कई तवातुर से देखी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान को उठाना पड़ा, और उसके अलावा जो हज़ारों की तादाद में हमारी शहादतें हुई हैं, नौजवानों की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियंस की, मैं समझती हूँ इतनी बड़ी कुर्बानी किसी भी मुल्क ने कभी नहीं दी खत्ते में अमन के लिए जो पाकिस्तान ने दी है। हमने बहुत मुश्किलात देखे हैं और हमें ये यकीन है कि इन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। लिहाजा कैंपेन होगी, इलेक्शन हर सूरत होंगे, वहाँ कुछ भी हो जाए। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल इलेक्शंस इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पे होंगे और इलेक्शंस होने भी चाहिए बर वक्त। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज रेडी फॉर द इलेक्शंस, बर वक्त इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। मतलब 90 दिन है कि गवर्नमेंट, देखिए अब ये तो आप देखें ना कि टर्म कब खत्म होता है, 9 तारीख को गवर्नमेंट, बस यही है। लेट्स सी फाइनल जब जिस दिन ऑफिशियली हो जाएगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर में भी होंगे इलेक्शन। लेकिन उसकी वजह ये है कि आप जो सेंसस है उसको छोड़ के जा रहे हैं। फॉर दैट यू नीड सम वैलिड रीजंस, और मेरा ख्याल है जी मर्दमशुमारी है, नए हल्का बंद है। सेंसस अपनी जगह बिल्कुल एक अहम मसला है, लेकिन इस वीक आपको तमाम चीजें जो है ऑफिशियली क्लियर हो जाएंगी और क्लैरिटी के साथ हम मूव ऑन करेंगे और इलेक्शंस ही हल हैं। एक जमहूरी निजाम का तसलसल होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा आप कोई इस तरह स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स डाल के वक्ती तौर पर अपने मसाइल हल करेंगे, लेकिन ये बाकी पार्टीज की तरफ से भी आएंगे और वो सब जो है वो कहेंगे कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। मर्दमशुमारी के ऊपर तो सीसीआई में आप लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ था पिछले इलेक्शन से भी पहले कि हर सूरत अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मर्दमशुमारी के तहत होगा, लेकिन मर्दमशुमारी इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं 34 अरब पे लगे इस मर्दमशुमारी पे, 2,30,000 वर्कर्स है इसके अंदर, 4 मिलियन के करीब मर्दमशुमारी इस्तेमाल हुई है। मर्दमशुमारी एक बहुत बड़ी तवील एक्सरसाइज होती है और मर्दमशुमारी के बगैर कोई भी मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक आप मर्दमशुमारी करके अपने लोगों को उनके हकूक दिलाने के लिए आपको पहले उनको गिनना, उनको सेंसस करना जरूरी है, उनको शुमार करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम जो बात अभी सीपैक की कर रहे थे और यही बात हो रही थी कि जी पीटीआई ने तो कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ बातें बनाई हैं, सिर्फ इल्जामात लगा के, झूठ बोल के, मुल्क में अफरा तफरी और केओस की सियासत करके इतनी शर्मंगेजी फैलाई कि कोई दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इनके दौरे हुकूमत में तैयार नहीं था। आप मुझे कोई कारखाना बता दें जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में लगा हो, आप मुझे एनर्जी सेक्टर में बता दें क्या डेवलपमेंट इन्होंने पैदा की है, कौन सी डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने काम किया। एक्सपोर्ट्स बड़ी थी और देखिए नहीं, अब आप मुझे बताएं, खुद शब्बर जैदी को हमने सुना कल परसों, उनकी जो इंकशाफात हमने सुने हैं, तो उससे तो वाज़ेह हो गया कि सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के, दूसरों को झूठे मुकदमात में उलझाने के और सिवाय पावर पॉलिटिक्स के तो पीटीआई ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ये सारी चीजें चीदा बयान की हैं, किस तरह से किन किन माफियाज को टैक्स से इस्तिस्ना किस तरह दी गई। तो ये जो सेलेक्टिव जो टैक्सेशन का निजाम इन्होंने लागू किया अपने सहूलतकारों को, अपने दोस्तों को, और ये कह देना कि जी हम रिमिटेंस हम लेकर आए, मुझे बताइए कौन से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ी है, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास बढ़ी है। इन्होंने तो चुन चुन के कहा कि जी इस तबके को टैक्स नहीं करना क्योंकि ये हमें यहाँ इलेक्शन में बेनिफिट करेगा, इन लोगों को टैक्स नहीं करना क्योंकि इन मालिकान का ताल्लुक हमारे साथ है। तो ये सारी चीजें जो है आपने देखी कौम के साथ। तो ये मुझे इसलिए जब मैं बात करती हूँ तो मुझे हैरत होती है और मुझे इस बात पे ताज्जुब भी होता है कि खुद पीटीआई के लीडर जो है वो अक्सर ये कहते नजर आते थे इलेक्शन से पहले कि जनाब अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अपने दोस्तों को फायदा देने लगे है, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस भी आए थे और उन्होंने कहा था कि जरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो सारा एक पूरा कॉटेल था जिसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल थे। फिर इसके साथ साथ जो सिंध के, कराची के जो ट्रेडर्स हैं वो भी टैक्स नहीं देना चाहते थे और वो भी इनके साथ आके बात करते रहे। अच्छा, आपके अपने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। अपने लोग की बात नहीं है, बात यह है कि हुकूमत में कौन था। पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत नहीं थी, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे ना। जो पॉलिसीज है उसके करता धरता उनके जिम्मेदार ये खुद हैं। ठीक हो, मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन ब्रेक से पहले अतर काज़मी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये तोशा खाना केस छोटा मामूली सा केस है, इसमें खान साहब पेश क्यों नहीं होना चाहते, क्यों अदालत को अवॉइड कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, ये वैसे इमरान खान साहब जो है तोशा खाने केस को अवॉइड क्यों कर रहे हैं सर? आज उनका 342 का बयान रिकॉर्ड होना था और जैसा बेटर है
और वो यहां आने के बजाय उनके वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और वहां किसी और केस में खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब से कहा कि हम आपकी तो जो फौरी तौर पर चाहते हैं ये इशू है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त जमा करवा देना, दरख्वास्त जमा करवा दी और फौरी तौर पर नंबर लग गया। अब ये अवॉइड करना मुझे समझ नहीं आई, इतने बड़े शख्स हैं, इतने बड़े बड़े केसेस को वो भुगत रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, सिर्फ यहां नहीं जाना चाहते। देखिए ऑब्वियसली उनकी क्या रीजंस हैं वो तो इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, लेकिन जो हमने रिपोर्टिंग देखी वहां से जो रिपोर्टिंग होती रही कि वो जो जज साहब हैं उनके हवाले से तहफुजात हैं, उनकी मुबैना कोई सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह भी हैं जिसके हवाले से जज साहब ने कहा कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे हैं लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है, वो सारा मामला। लेकिन पहले जरा भी तो करते रहे ना आप उनके साथ, देखें आपने बाकायदा फिर जब मेंटेनेबिलिटी का इशू था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उधर भेजा तो उस वक्त बाकायदा आपके उनके वकील ने, इमरान खान साहब के वकील जवाब देते रहे, अगर आपको जज कबूल ही नहीं था तो आप ये कह देते जी हम बाइकाट कर रहे हैं। नहीं वो देखें, वो जब अदालत ने वापस इधर भेजा तो काफी दफा उन्होंने ये कहा है और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये जो जज साहब है उनके ऊपर एतराज है, आप इस एतराज के ऊपर हम एतराज कर सकते हैं कि आपका एतराज मुनासिब नहीं है, लेकिन उनका ये एतराज है, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से रोस्टर में भी तब्दीली की गई, छुट्टियों में भी मुकदमा चलाया जाएगा, बाकी फौरी इंसाफ है ना। हाँ फौरी इंसाफ पाकिस्तान तो आप नहीं, इमरान खान साहब फौरी इंसाफ चाहते थे, नहीं वो हमेशा ये कहते थे कि रास्ते मदीना में ये होता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि उसमें जो बड़ा आदमी जुर्म करता था उसको सजा नहीं दी जाती छोटे आदमी को। तो अब देखें पहली मर्तबा अगर एक फौरी इंसाफ हो रहा है तो मसला क्या है? हाँ नहीं बिल्कुल, ये पहली दफा अदा करें वैसे, ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये देखें हनीफ अब्बासी साहब के साथ भी रात को 12 बजे तक अदालत खुली हुई थी, ये पहली दफा। उसमें तो जश्न मनाया था ना, वो तो उन्होंने मनाया था ना, तो अब क्या कर रहे हैं, अब वो उस पर बैन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो जश्न मना रहे हैं हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपके हाथ साफ है ना, तो साफ है तो आपको अदालत को फेस कर लेना चाहिए। मसला क्या है इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं कि हमने ये जुर्म किया ही नहीं, लेकिन आप उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं। देखें जो भी वो कर रहे हैं कानून के मुताबिक ही वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा पॉइंट है, ये नुक्ता है, जज साहब के ऊपर हमें एतराज है, क्या आइन और कानून इस चीज की इजाजत देता है। फिर आप ये देखते हैं कि हुकूमती वजीर जिनका ना उससे ताल्लुक है ना कुछ, ऑल दो कि वो हमारे भाई हैं, वो रोज बाकायदगी से अदालत पहुंच जाते हैं बंदे लेके। आज तक आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये देखा है, बाकी चीजें आपने देखी हैं, वो अदालतें खुली, मियां साहब के साथ भी ज्यादती हुई, जरदारी साहब के साथ भी हुई, बीबी के साथ भी हुई, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एक हुकूमती वजीर जो है तीसरे मुकदमे में वकील लेके पहुंच जाए। हुकूमत में भी होता रहा है सारा, शहजाद अकबर साहब खुद ही फाइल लेके पहुंच जाते थे। नहीं, इस तरह जत्था लेके कोई भी अदालत में जाके वहां पे एक हुकूमती वजीर खड़ा है, ना जिसका ताल्लुक है ना जिसपे जिरा होनी है। क्या पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं, क्या पाकिस्तान के वजीर जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आएंगे खान साहब ऐसे किधर तोशा खाना अदालत में? ये तो वो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। होना चाहिए, तारड़ साहब जरूर आएंगे, साहब आएंगे ना, तारड़ साहब। अफनान साहब ऐसे जहां पे इमरान खान साहब को जाना चाहिए वहां तारड़ साहब क्या लेने चले जाते हैं? देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब जत्थे लेके अगर कोर्टों पे हमला करेंगे और वो जजों को गालियां देंगे, नंगी गालियां दी गई हैं, और वो उठ के फिर कहीं और करो, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए जो है वो कहीं ना तो हमें, आप अदालत को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली? हम अदालत को नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। केस अगर चोरी सिर्फ एक ही केस में 181 केस हैं, हर एक केस में एक वजीर को भेज दिया करें आप। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, यही कहते थे ना, आपको याद है ना, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो। आपको वर्ड याद है इमरान खान साहब के? तो भाई अगर आपने चोरी नहीं की तो आप तलाशी दे, क्यों नहीं दे रहे आप तलाशी? सर दहशतगर्दी के 15 केस है इमरान खान साहब, वहां पे भेजिए अगर किसी वजीर को। नहीं, तोशा खाना जो है वो अपना हमारी तरफ से इनिशिएटेड केस है, इसको जो है वो दहशतगर्दी भी शाहनवाज रांझा नहीं तो रियासत की तरफ से ना सर? नहीं, रियासत की तरफ से तो नहीं, वो तो MNA है ना, ये कहते हैं, वो उसने इनिशिएट किया है। ताकि अब ये उसके साथ उसमें तो वो जा रहे हैं, वो उसको फॉलोअप करने के लिए वहां पे जाएंगे ना कि जी एक क्या बना उस केस का, जब हम ही ने फाइल की है ना, तो हम नहीं जाएंगे तो फॉलो करने के लिए, उसमें क्या बुराई है? फिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब का केस रोजाना चला है, संडे को भी चला है, और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैठा हुआ था जो रोजाना उसकी वो भी करता था, और उसके ऊपर उसके बावजूद देखें जो है मियां साहब के केस में एक निगरान जज थे, और अब जो केस है तोशा खाना में, इसमें एक निगरान वजीर रखती है आपने, एक निगरान वजीर है जो मुसलसल उस केस को फॉलो कर। तो देखे ना, वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये फाइल ही हमने किया है केस, ये जब केस इनिशिएट ही हमने किया तो हम उसको, बाकी केस भी आप लोगों ने इनिशिएट किए हुए हैं सर? नहीं, वो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोहसिन ने स्टार्ट किया था ये वाला केस, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पे पहुंचे, बंदे पूरे करें, वहां पे हम क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, तो ज़ाहिर अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमने फॉलो। वैसे ये इमरान खान साहब क्यों अवॉइड कर रहे हैं इस केस से?
देखिए, ये तो इमरान खान साहब को खुद मालूम नहीं, कि आपको नहीं लगा? वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए तो मेयार कुछ और बताते थे, पैमाने कुछ और बताते थे, इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा नारे लगाते थे, लेकिन वो जो उन्होंने 3.5 साल इंतकाम की सियासत करके दुनिया के सामने जो एक अपने ऑपोजिशन को मलायन करने के खिलाफ जिस किस्म का एक तज़हीक आमेज रवैया अपनाया और नफरत की सियासत जो की, जो पोलराइजेशन और हेट की पॉलिटिक्स की, जिसकी शरंगेजी से मैं समझती हूँ आज भी हमारे माशरे में जो फसाद बरपा हुआ है कि आज आप सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कोई एक बात कर लें तो कम से कम 100 बंदा ऐसा आज भी आपको मिलेगा जो गालम गलोच करने के लिए तैयार रेडी होगा। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं था, ये हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं था। इतनी बदतहजीबी जिन्होंने बोई है तो वो आके जवाब दें, उनको आना चाहिए। इन अदालतों से काला डब्बा सर पे करके ना घूमे, आए, खुलकर आए और आके पेश हो। क्यों नहीं सीखते पाकिस्तान में जिन्होंने सियासत करनी है? हमारी तो मिसालें, हम पे इंतकामी कार्रवाइयों की भरमार हुई। हमारी तो पार्टी की खवातीन तक को आपने रातों रात ईद की रात को पकड़ के उठा के जेलों में डालने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं समझती हूँ कि जितना पीपल्स पार्टी ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया और दूसरी पार्टियों ने भी, आपने देखा कि पीटीआई की दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन में बैठे फ्रंट बेंचेस सब जो है वो बख्तरबंदों में बिठा के उनको जेलों में डाल के किस हालत में रखा जाता था। तो आज तो आपसे ये सब रवैया नहीं अपनाया जा रहा, आप पे झूठे मुकदमात नहीं डाले जा रहे। आप पे जो मुकदमात हैं जाएं उनको फेस करें अदालतों में। और ये जो बदतहजीबी का कल्चर, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, जिस तरह अभी सेनेटर साहब ने भी बताया, जिस तरह कमरे अदालत में शोर और गुल बर्पा करके अदालत की एक तौहीन की जाती है, इन चीजों को खत्म करें। ये कल्चर पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। यहाँ पे आपने देखा 12-12 साल हमारी पार्टी की लीडरशिप ने जेलें बर्दाश्त की। आप मुझे बताएं कब किसी पीपल्स पार्टी के वर्कर ने इस किस्म की बदतहजीबी का मुजाहिरा किया? तो थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा टॉलरेंस। बिल्कुल घबराए, उनको पता है, वो तो डरे हुए हैं। उनको तो कोई जूते का डब्बा आता है वो भी ट्वीट करके बता देते हैं कि जी मुझे रात को किसी ने या कल किसी ने जूते का डब्बा दे दिया उठा के। तो ये तो हालत हो गई है, परेशानी की कैफियत है। नहीं, वो परेशानी तो आप देखते हैं कि मुझे वैसे ब्रेक लेने दें। अतर काजमी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो बड़ा तेज इंसाफ है ना कि अब कोई और केस चल रहा है, उसमें 2 वकील खड़े हो जाते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और शुएब शहीन साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं जी कि हम आपकी तवज्जो एक और वाक़े की तरफ डालना चाह रहे हैं। वो ये है कि आज इमरान खान साहब का केस चल रहा है तोशा खाने का और उसके खिलाफ स्टे जारी किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि भाई आपको पता है कि तरीकाकार होता है, तो आप दरख्वास्त दें, उसके बाद देखते हैं। फिर दरख्वास्त जमा होती है, फिर नंबर लग जाता है। तो ये जो फौरी इंसाफ इस टाइप का होता है, ये सिर्फ इमरान खान साहब को क्यों मिलता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अतर साहब, ये जो एक तस्वर पाया जाता है कि खान साहब को बचाने के लिए अदलिया के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हर कदम उठा लेता है, और आज का जो वाकई ये भी यूनिक है। इससे पहले कभी अदालत में इस तरह हुआ नहीं है कि किसी वकील ने खड़े हुए कहा जी क्या आप स्टे ऑर्डर जारी कर दो, उन्हें कह लो दरख्वास्त दो। देखिए, वैसे जो सीनियर वकला हैं वो अक्सर अदालत की तवज्जो करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ मुकदमात के दौरान खड़े होकर वो कहते भी रहते हैं कि ये है वो है। और किसी और केस के बारे में, किसी और केस के बारे में केस और चल रहा है, उसमें किसी और की इवन तो जज साहिबान भी, एक तो मोजिज जज साहब ने बता दिया था कि मुझे व्हाट्सएप आया, ये कागजात आए, तो वो नया एक केस खुल गया था। वो भी आपको या भी ये होता रहता है पाकिस्तान की तारीख में। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे इंसाफ अशराफिया के लिए जल्दी होता है, उनको जल्दी मिलता है सब कुछ। जिस तरह आपने देखा कि इसहाक डार साहब आए, वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे आए, उनको आप राहदारी जमानत भी मिली वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों में, वो अदालतों में भी गए। इसी तरह खान साहब के लिए भी छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती रही। ये सब कुछ जो है ना, आप कह रहे हैं 201 केस है उनके खिलाफ, लेकिन एक केस में भी गिरफ्तारी नहीं हुई खान साहब की। जी, ये देखें ना, इंसाफ तो है ना पाकिस्तान। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि देखें, एक वो शख्स जिसकी 70 साल उम्र हो गई है और जो 70 साल से पाकिस्तान, इमरान खान साहब की मैं, अच्छा, बुजुर्ग हो गए, वो बुजुर्ग हो गए, ठीक है, और वो इस मुल्क में रहे। उनके ऊपर 70 साल में कितने मुकदमात थे कि, और उसके बाद जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, जिस किस्म के मुकदमात हैं, एडिशनल सेशन जज जो फरुख बलोच साहब ने जो उन्होंने फैसला दिया वो फैसला पढ़े। आज जो लाहौर हाई कोर्ट का शरियार अफरीदी साहब के केस में जो फैसला आया है वो फैसला पढ़े। जिस किस्म के मुकदमात हैं कि आपने 9 मई के जो वाकयात हैं, बदकिस्मत वाकयात हैं, नाकाबिले कबूल हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया, उसमें जो लोग मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब आप सियासी बयानियां बनाते हैं और कानून और सियासत
सियासत को मिक्स करते हैं, एक महीने के बाद कहते हैं कि हर FIR में इसका नाम डाल दो, तो फिर इसी किस्म का नतीजा। इस वक्त कानूनी जंग नहीं चल रही, सियासी और कानूनी जंग मिक्स होकर चल रही है दोनों तरफ से, तो इसी वजह से आपको इस तरह की। वैसे इरफान साहब देखें, अगर आप केस पे केस करते जाएंगे, आपकी पूरी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट के खात्मे से पहले इमरान खान साहब अंदर हो, तो कहीं ना कहीं से रिलीफ तो मिलना है उनको। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फेवरेटिज्म कर रहे हैं? फेवरेटिज्म तो इसलिए ना क्योंकि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है इस मुल्क की तारीख के अंदर कि इस तरह जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जाए। आप मुझे बता दें अगर किसी अपना ये चीफ जस्टिस ने इस तरह के काम किए हो इससे पहले, कि मतलब आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस बना दिया, जहाँ पे इनके सारे जाके लोग बैठते हैं और वो अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट देते हैं और ख्वाहिशात के हिसाब से फिर फैसले आते हैं। तो फिर पीछे आपका ये मतलब एक तरफ ये मेयार है कि नवाज शरीफ का रोजाना केस चलेगा, ऊपर जज भी बैठेगा और फैसला भी करवाना है, और दूसरी तरफ ये मेयार है कि 1.25 साल हो गया इस हुकूमत को खत्म होने वाली है और इमरान खान साहब जेल में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा कुछ गलत करके 9 मई का कल्प्रेट मेन पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है इमरान खान है। इसने जिन लोग उधर गए, जिनों की वीडियोस ऑडियोज मौजूद है, उनके हक में ट्वीट कौन करता है आज भी? वो एक सेनेटर इजाज, उनके हक में ट्वीट किसने की? वो एक इनके MNA थी आलिया, उसके हक में किसने ट्वीट की? तो भाई ये क्या, वो एक तरफ कहते हैं हमें सजा दो, दूसरी तरफ उनके हक में ट्वीट करते हैं। कोई बात, हम बेवकूफ तो नहीं है ना, कोई मतलब ऐसा तो मामला नहीं है। इसके फॉलोअर्स हो सकते हैं इतने बेवकूफ, आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है। फिर मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो है ये 9 मई का जो वाकया है, इसके अंदर मेन कल्प्रेट इमरान खान है, इससे बच नहीं सकते। वैसे नाज़िम मलिक साहब देखिए, आप पूरी कोशिश करने के बाद खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी है गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इंतहाई कमजोर थी। आपको मानना पड़ेगा कि हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुआ। सर हर प्रोग्राम में जो सब ये क्वेश्चन करते हैं, खुदा दा प्लीज आप उनको 2 दिन के लिए नहीं, वो आपने देखा कि जब गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब वो माशाल्लाह जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ वापस आए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर ये सारी चीजें फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा। तो ये नहीं, हम नहीं डरे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे आपको ये साबित हो गया कि ये हुकूमत जो है, जिस किस्म के नैब में हमने तरामीम किए और जिस किस्म का रवैया इस हुकूमत का है, ये कोई बदले और इंतकाम की सियासत के ऊपर नहीं, हम पाकिस्तान को CPEC के रास्ते में ले जा रहे हैं। ये जो अदालती मामलात हैं, इनके ऊपर डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये सारे मामलात जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। लेकिन हमारा मकसद है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल करना, जो मैं समझती हूँ इस हुकूमत ने बड़े सक्सेसफुली चीज। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।